सुनिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे गुप्त पीरियड में साइंस से रिलेटेड कुछ मुद्दे। ठीक है, देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ जो साइंस जो था हमारा वो काफी डेवलप था। बहुत सारी वजह हुई जिस कारण से हम लोग पीछे हो गए। ठीक है, तो विशेषकर गुप्त पीरियड में तेजी से मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी इसका बहुत तेजी से विकास हुआ। इस समय के एक बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम है बारामीर। जब ध्यान दीजिएगा, बारामीर। इनके द्वारा कहा गया कि उस समय 5 बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। कौन कौन जी? तो इनके द्वारा कहा गया कि सिम्हा, लाटदेव, आर्यभट्ट। ये कौन कह रहे हैं? बारामीर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञानवादिन और क्या क्या बताए? सिम्हा, लाटदेव, आर्यभट्ट, विज्ञानवादिन और एक कोई थे, हमको याद नहीं आ रहे नाम अभी। नेक्स्ट, इनके द्वारा कहा गया कि 5 तरह का सिद्धांत है एस्ट्रोनॉमी का। समझे क्या क्या? तो रोमक, ये क्या चीज बता रहे हैं? ये एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल शास्त्र का 5 सिद्धांत। ठीक है जी। पॉलिशा, रोमक, पॉलिशा, पैतामह, ठीक है, वशिष्ठ, और सूर्य। ये 5 बताया गया इनके द्वारा कि 5 प्रिंसिपल्स है क्या चीज का? एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान के 5 सिद्धांत, रोमक, पॉलिशा, पैतामह, वशिष्ठ और सूर्य। ठीक है, अब आपको बता दें कि कुछ लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल से। जैसे पहले आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट के बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 476 एडी में पाटलिपुत्र में हुआ जी। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। अब इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा, इनकी पहले लिखी हुई पुस्तक आपको बता दे। इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तक आपको बताते। आर्यभट्टियम, आर्यस्त सत, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका सूत्र। ये जो है इनका मेन वर्क है क्या जी पर? इनकी मेन रचनाएं हैं मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर। और समझे, और इनके द्वारा कहा गया कि मैथमेटिक्स जो है वो एक अलग सेपरेट मतलब ब्रांच होना चाहिए स्टडी के लिए। और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को इनके द्वारा अलग अलग किया। इनके द्वारा क्या क्या कहा गया? पहले मैथ में इनका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ जी? तो मैथ में इनका कंट्रीब्यूशन हुआ कि इनके द्वारा डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम का प्रयोग किया गया। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम का इनके द्वारा प्रयोग किया गया। पहला, इनके द्वारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की शुरुआत की गई। ठीक है, इनके द्वारा
डिटर्मिनांट indeterminate equation of first degree indeterminate equation of फर्स्ट डिग्री की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, उसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रोग्रेशन ये सब भी इनके द्वारा अपने मैथमेटिक्स में इंक्लूड किया गया। इनडिटरमिनेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, उसके बाद इनके द्वारा जो है कैलकुलेट किया गया अर्थ के रेडियस को, अर्थ का सारा चीज रेडियस वगैरह जो भी कैलकुलेट किया गया वो आज भी लगभग उतना ही एक्यूरेट है। समझे, मतलब अर्थ का रेडियस को इनके द्वारा कैलकुलेट किया गया जो ऑलमोस्ट उतना ही है। आज भी हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास तो बहुत तरह का टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद भी जितना हम लोग करके निकाल पाते हैं उतना ही इनके द्वारा लगभग कैलकुलेट किया गया। इनके द्वारा ये कहा गया कि अर्थ पृथ्वी के चारों, मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, न कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स या जो है उनके बारे में इनके द्वारा कहा गया। पहली बात आप याद रखिए, मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया? ये आर्यभट्ट ने उसी समय बताया, कैपलर उपलर के बहुत पहले, बात समझे। लेकिन किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जो कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग चूंकि गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, तो ये कैपलर से लगभग 1000-1200 साल पहले किसने, आर्यभट्ट ने कहा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है और साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमती है। बात समझ गए। उसके इनके द्वारा एक्चुअल कॉज सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का बताया गया। मतलब चंद्र ग्रहण का कारण क्या है और सूर्य ग्रहण का कारण, ये इनके द्वारा बताया गया कि चंद्र ग्रहण क्या होता है कि अर्थ का शैडो जो होता है उस कारण से चंद्र ग्रहण होता है। नहीं तो वो जो ट्रेडिशनल हम लोग क्या थिंकिंग था कि राहु चंद्रमा को खा लेता है या जो भी, तो उसको इनके द्वारा गलत बताया गया और कहा गया कि इस कारण से चंद्रग्रहण होता है। बात समझे। तो ये इनका सारा कंक्लूजन है जो हम आपको बताया आर्यभट्ट के बारे में। इसको याद रखिए जी, क्या बताया, जो 5 सिद्धांत था ना, उसको याद रखना है। अब दूसरे जो बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे इस समय के, और एस्ट्रोलॉजर भी, वो थे वराहमीर। ये क्या क्या थे? ये गणितज्ञ थे, खगोलविद थे और ज्योतिष शास्त्री भी थे। समझे। तो इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई, देखिए। लघु जातक, लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता, बृहद संहिता, ठीक है। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका या पंच सिद्धांत भी आप लिख सकते हैं। हो गया। योग यात्रा, योग यात्रा,
ये सब पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा। क्या क्या बताए? लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और योग यात्रा। ठीक है, ये इनकी मुख्य पुस्तक है। एक और व्यक्ति हुए जो बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनके द्वारा दो मुख्य पुस्तक लिखी गई। ये भी खगोलविद थे, ज्योतिष, मैथमेटिशियन, सब चीज थे। ब्रह्म सिद्धांत, इनके द्वारा क्या लिखी गई? ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है। और एक पुस्तक लिखी गई खंड खड्य, खंड खड्य। ठीक है। अब एक थे, बता दें, देखिए जी, वाघभट्ट। वाघभट्ट इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अष्टांग हृदय संहिता। अष्टांग हृदय संहिता। अष्टांग हृदय संहिता। समझे? इस समय जो है ना, हमारा वेटनरी साइंस से लेकर मेडिसिन, प्लास्टिक सर्जरी, इन सारे चीजों में काफी तेजी से विकास हुआ। आपको बता दें कुछ पुस्तक, जैसे आपको पता होगा सुश्रुत संहिता जी, सुश्रुत संहिता, इसको पता है क्या? पता है? हो गया ना? देखिए, सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक है जो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत बड़े औषधि वैज्ञानिक थे, मतलब ये पुस्तक मेडिसिन पर लिखा गया है। बात समझे? सॉरी, मेडिसिन नहीं है ये, मतलब सर्जरी पर लिखा गया है। समझे? ये क्या चीज पर है? सर्जरी। याद रखना है, सर्जरी पर लिखी गई पुस्तक है ये, शल्य चिकित्सा। ठीक है जी। ऐसा कहा गया कि इस पुस्तक में इनके द्वारा 120 से अधिक प्रकार के टूल्स और इम्प्लीमेंट का उल्लेख किया गया है जो किसी व्यक्ति के सर्जरी में काम आता है। बात समझ में आई? तो ये सर्जरी से रिलेटेड इनको पहला कहा जाता है दुनिया का प्लास्टिक सर्जन। किनको? सुश्रुत को। सुश्रुत संहिता तो पुस्तक है, सुश्रुत को कहा जाता है कि दुनिया का ये पहले प्लास्टिक सर्जन थे। बात समझे? अब चरक संहिता, चरक संहिता, ये जो पुस्तक है ये मेडिसिन पर है और ये लिखी गई है चरक के द्वारा। समझ गए? अब देखिए, एक पुस्तक है जो मिला है टर्की से, नवनीतकम। ये कहां से मिली? टर्की से मिली, अपनी भाषा में लिखी गई है, हम लोगों का कोई आदमी लिखा है। ये बेसिकली बेस्ड है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भेल
संहिता, भेल संहिता एक पुस्तक थी, भेल संहिता। ये 3 चीज पर आधारित है, सुश्रुत संहिता और क्या क्या बताया, ये 3 चीज पर आधारित है पुस्तक, नवनीतकम, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और क्या बोले जी, भेल संहिता, भेल। ये इसमें क्या क्या है, इसमें दवा का कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होगा, मतलब कोई जो मेडिसिन बनेगा उसमें क्या क्या मिलाया जाएगा, कितना मिलाया जाएगा, उसका पूरा रेसिपी, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसका सब कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है, नवनीतकम। बात समझे। एक पुस्तक है जो वेटरनरी साइंस पर है, उसको हम लोग कहते हैं हस्त आयुर्वेद। हस्त, बता देना इसको। हस्त आयुर्वेद क्या है कि उसमें बहुत सारे हाथी रखे आते थे ना युद्ध में उपयोग के लिए। हस्त्य आयुर्वेद, ये पुस्तक लिखा है, इनके द्वारा लिखा गया है, पल कप्त, ये इसके लेखक है, पलकप्त के द्वारा पुस्तक लिखी गई। ये केवल हाथी का पूरा कैसे वो बिहेव करता है, क्यों किसी समय मान ली वायलेंट होता है तो क्यों होता है, वगैरह वगैरह सारा चीज, उसका इलाज उलाज सारा चीज में पलकप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब घोड़ा भी रखा आता था उसमें ज्यादा, क्योंकि लोग लड़ते थे घोड़ा से, है जी, घोड़ा पर न लड़ते थे। तो एक पुस्तक लिखी गई है अश्वशास्त्र, अश्व कि ये जो है ये हाथी पर, और ये अश्वशास्त्र जो था ये घोड़ा पर है, ये लिखा है सलिहोत्र। कौन लिखा है? सलिहोत्र। अब आप सोच सकते हैं कि 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी एडी में जब आदमी के बारे में कोई सोच नहीं पा रहा था, हमारे यहाँ के लोग घोड़ा और हाथी के इलाज का और सब कुछ का और उसका सारा बिहेवियर वगैरह वगैरह, सिम्टम क्या चीज का, कोई चीज कितना, वो सारा चीज सब में लिखा हुआ है। और ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नागार्जुन, नागार्जुन, इनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या जी कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये मेटलर्जिस्ट भी थे, मतलब धातु वैज्ञानिक भी थे, और ऐसा कहा था कि इनके द्वारा डिस्टिलेशन, इनोकुलेशन और बहुत तरह का विधि का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब डिस्टिलेशन मतलब कोई चीज को, अच्छा जैसे मान ली कि वायरस को अलग करना है, अब पता नहीं कि क्या विज्ञान था उसमें, कौन सा टेक्निक लोग इस्तेमाल करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इनके द्वारा चेचक वगैरह का टीका भी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया था, समझे। जो कि हम लोग जान रहे हैं कि एडवर्ड जेनर ने खोज की, नहीं हम लोग बचपन से तो यही रखते हैं ना कि एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज की गई, नहीं जी, पॉक्स का वैक्सीन क्या कहने, लेकिन इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया वो सारा चीज, किनके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। और ये मतलब पारंगत थे सभी क्षेत्रों में लगभग, इसलिए इनको कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अब देखिए क्या है ना कि इस समय के कुछ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। तो देखिए जी ऐसा है ना कि इस समय सोशल कंडीशन में एक जो अंतर हुआ
गुप्त पीरियड में वो क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे नए नए कास्ट और सब कास्ट, मतलब नई नई जातियां और उपजाति अस्तित्व में आई। सुने मेरी बात, बहुत सारी नई नई जातियां और उपजातियां अस्तित्व में आई। उसकी कई वजह थी, ध्यान दीजिएगा इधर। पहली वजह ये थी कि बहुत सारे जो बाहर से इन्वेडर आए, जैसे कुषाण, शक, हून वगैरह वगैरह, तो उनको हमारे इस फोल्ड सिस्टम में कहीं न कहीं स्थान दिया गया थी। ये जो 4 वर्ण था व्यवस्था, उसमें कहीं न कहीं उसको स्थान देना पड़ेगा। अब जो इन्वेडर था तो उसको कहा गया पतित छत्री। अब इन्वेडर है तो आक्रमणकारी है, तो उसको आप शूद्र नहीं कर सकते। तो इसलिए, और चूंकि वो वॉरियर था, लड़ाकू था, योद्धा था, तो इसलिए उसको छत्री कहा गया, लेकिन उसको कहा गया पतित छत्री। हाँ, पतित छत्री कि सबको, जो इन्वेडर आक्रमणकारी आए। उसी प्रकार बहुत सारे ट्राइबल जो नॉन आर्य या आर्यन फोल्ड से बाहर थे, उनको इसमें सिमुलेट किया गया आर्यन सिस्टम में, तो उसको भी कुछ न कुछ स्थान दिया गया होगा। उसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ ना कि बहुत सारा ऑक्यूपेशन, अभी हम बताएंगे किस कारण से, बहुत सारा ऑक्यूपेशन धीरे धीरे वो उसका महत्व घटता गया। तो बहुत सारा ऑक्यूपेशन भी हो गया कास्ट या सब कास्ट, बात समझे। जो मान ली कि सुगंध बनाता था, परफ्यूम, तो हो गया गंधिका, उसी से हुआ गांधी। बात समझ में आई। जो सुगंध बनाता था, मतलब परफ्यूम बनाता था, इत्र वगैरह बनाता था ना फूलों से, तो उसको कह दिया गया गंधिका। और उसी से बाद में आपको पता होगा कि गांधी टाइटल हुआ। जो सोना का काम करता था, सोनार करने लगा। इस तरह से हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन धीरे धीरे सब कास्ट के रूप में हो गया जी। आपको एक और चीज बता दें कि हमारे हमेशा से सोशल मोबिलिटी रहा है। जिस तरह से हम लोगों को ब्रिटिश पीरियड के बाद धीरे धीरे हम लोगों के जहन में घुसाया गया कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, वैसा कुछ नहीं था। सोशल मोबिलिटी भारत में हमेशा रहा है, बात समझे। सोशल मोबिलिटी से मतलब है कि जो सोशल स्ट्राटा में नीचे है, वो कुछ कुछ कारण से फिर ऊपर आ जाएगा। कुछ कुछ कारण मतलब वो अपना कुछ काम करेगा ऐसा जो कि ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसमें 2 प्रकार की शादी होती थी, समझे। एक अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह ये परीक्षा में आता है, जिसको ध्यान रखना है। अनुलोम विवाह, हाँ, और प्रतिलोम विवाह। एक बात और हमेशा आप याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग, जब से हम लोग होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं, लगभग मोर और लेस वैसे ही बिहेवियर, सब कुछ वैसे ही होता है। आज जैसे हम लोग वैसे ही पहले भी थे, पहले जैसे थे वैसे ही आज थोड़े से बेहतर हुए हैं इस सेंस में कि हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे, तो थोड़ा कुछ आना चाहिए, मन ली विजडम, कुछ रैशनैलिटी वगैरह वगैरह। अदरवाइज आदमी का बिहेवियर एक ही जैसा हमेशा रहा है। आज कुछ आप होते देखते तो आपको लगता होगा कि ऐसा हो रहा है पहले, या कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे समाज में वो कहते होंगे कि ऐसा आज हो रहा है। हमेशा सब कुछ होता रहा है, वही बात समझे। कुछ अजूबाज नहीं हो रहा है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आप सुने नहीं सुने? तो आप जानते होंगे कि कालिदास एक पुस्तक लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत एक राजा था, शकुंतला किसी ऋषि की कन्या थी वगैरह वगैरह, कुछ कुछ हो गया दोनों में। दोनों शादी कर लिया विदाउट द परमिशन ऑफ, मतलब ऋषि। इसको कहा जाता था उसमें गंधर्व विवाह। तो आज ऐसा होता है तो इसको कुछ लोग अजीब तरह से देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हमेशा से सब कुछ होता रहा है। तो उसी तरह ये 2 तरह की शादी होती थी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये क्या हुआ कि जब बड़े वर्ण का पुरुष, बड़ा वर्ण मतलब हायर वर्ण, ऊपर वर्ण का कोई पुरुष
निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था तो उसको कहते थे अनुलोम विवाह। और ये हुआ कि निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से शादी करता था, उसको कहते थे प्रतिलोम विवाह। अब इन दोनों विवाह के कारण जो पुत्र पुत्री जो भी संतान उत्पन्न होगा उसको भी तो वर्ण व्यवस्था में कुछ ना कुछ स्थान दिया जाएगा। तो इन कारणों से भी धीरे धीरे नंबर ऑफ कास्ट सब कास्ट बढ़ता गया। और कास्ट एज सच तो हम लोग का शब्द ही नहीं है, ये तो पोर्तुगीज भारत आया था तो उसके द्वारा ये बनाया गया शब्द। भारत में तो वर्ण था। तो बात समझे? तो आप समझे ये अनुलोम विवाह क्या हुआ? अनुलोम विवाह हुआ उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से विवाह किया तो अनुलोम विवाह। निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला से विवाह किया तो इसके जो संतान उत्पन्न होंगे इन दोनों के संयोग से तो उसको तो कुछ वर्ण व्यवस्था में स्थान देना पड़ेगा। तो इससे भी नंबर ऑफ सब कास्ट बढ़ता गया। बात समझ गए? और महिलाओं का थोड़ा सा लगता है कि इस समय स्थिति में पहले से गिरावट आई, क्योंकि 512 ईस्वी का एक अभिलेख है एरन, कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जिससे पहली बार ये पता चलता है, मतलब हमारे पास पहला मतलब अर्लीस्ट एविडेंस है, एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती। लिख लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सती होने का पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है कौन अभिलेख से? एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इंस्क्रिप्शन या अभिलेख, एरन अभिलेख से भारत में, ये कहाँ है अभिलेख? ये मध्य प्रदेश में है, ये गुप्त काल का है। इससे पहली बार पता चलता है हम लोग को क्या चीज? सती होने का पहला अभिलेखी प्रमाण हम लोग को प्राप्त होता है। बात समझे? तो इसको मिटाएंगे। हो गया जी। अब क्या है ना कि कुछ कुछ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या फर्क पड़ा, समझे? इसमें सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया गया। इससे कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता था भारत का पश्चिम के साथ व्यापारिक संबंध। पश्चिम के साथ व्यापार बढ़ेगा जिस राज्य का या जिस स्टेट का, तो उसको ज्यादा फायदा होगा जी व्यापार से, तो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप करेगा। तो लेकिन इस समय जो थे गुप्त शासक, उसमें ज्यादातर गुप्त शासकों के साम्राज्य में जो वेस्टर्न पोर्ट सिटी है वो सब नहीं आता था। केवल चंद्रगुप्त सेकेंड ही ऐसा रूलर था जिसके साम्राज्य में वेस्टर्न पोर्ट सिटी था, पश्चिमी जो बंदरगाह शहर। तो उस समय कुछ तेजी से तरक्की हुआ होगा। अदरवाइज चूंकि इसमें फ्यूडल टेंडेंसी जो था, मतलब सामंतवादी प्रवृत्ति शुरू हो चुकी थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पूरा। डिसेंट्रलाइजेशन होने से ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक मौर्यकालीन भारत, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, अब कोई भी व्यापारी निकलेगा तो उसको एक ही जगह कहीं पूर्व से आएगा तो वहां पर एंट्री जहां पर होगा वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। पश्चिम से आएगा तो कहीं इंडस के किनारे कहीं टैक्स देना पड़ेगा, नहीं जी। अब ढेर सारा छोटा 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 राजा महाराजा सामंत इस तरह से हो गया तो हर जगह टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। तो उससे ये दिक्कत हुई कि टैक्स इतना ज्यादा हो गया
कि व्यापारियों का व्यापार करना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो धीरे धीरे व्यापार छोड़ दिया। अब व्यापार छोड़ दिया तो जो आर्टिजन था, जो उसके लिए सामान बनाता था, उसकी वस्तु की मांग घट गई नहीं, तो धीरे धीरे आर्टिजन भी वो सामान बनाना कम कर देगा या बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे इस तरह के फ्यूडल सिस्टम के आने के बाद और गुप्त काल के बाद से ही, या गुप्त काल से ही मोटे तौर पर ये टेंडेंसी शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी हो गया थी। सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी मतलब गांव में, मतलब केवल अपने आपस में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग सामान बनाते थे। बाहर से हमारा संबंध धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। एक अभिलेख मिला है जिसमें कि सिल्क वीवर अपने गुजरात से मिला है। गुजरात में आपको, आप में से कोई होगा जिसको पहले ही पढ़ाए होंगे। कौन सा अभिलेख है, कैसे बताए? गुजरात का से एक अभिलेख मिला है जिसमें कि जो सिल्क वीवर है, गुजरात नहीं, समझे? तो सिल्क वीवर जो है अपना काम छोड़ के उस एरिया से पलायन कर रहा है। जो सिल्क बुनकर है वो अपना काम छोड़ के जिस क्षेत्र में वो अभिलेख मिला है वहां से, मंदसौर अभिलेख, समझे जी? तो मंदसौर अभिलेख जो है उसमें ये उल्लेख है कि यहाँ से सिल्क कर्मी, सिल्क बुनकर अपना कार्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं। कौन अभिलेख में लिखा हुआ है? मंदसौर अभिलेख में ऐसा उल्लेख है कि सिल्क वीवर अपना काम छोड़ के भाग रहे। तो आप काम छोड़ के क्यों भागेंगे? जब आपके काम का डिमांड घट गया होगा या खत्म हो गया होगा तब ना आप काम छोड़ के भाग रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे जो फ्यूडल टेंडेंसी हुआ उस कारण से व्यापार में कमी आई, और व्यापार में कमी धीरे धीरे करने कारण क्या हुआ कि लोगों के, आर्टिजन्स का वस्तु का डिमांड घट गया। तब वो भी खेती उती करने लगा, गांव में बसने लगे, और गांव एक हो गया सेल्फ सफिशिएंट क्लोज इकोनॉमी। मतलब गांव जो है उसमें एक बंद अर्थव्यवस्था हो गया, उसका बाहर से संबंध धीरे धीरे कम होता गया। बात समझ गए ना? मतलब ये खाली सब लोग क्या लिख देते हैं जी, मंदसौर अभिलेख। कौन अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख क्या कहता है? ये क्या चीज संबंधित है? ये 5th सेंचुरी एडी का है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रेशम बुनकर नहीं, इस क्षेत्र से पलायन कर रहे थे। इसको आप, इसका उल्लेख आप अपने लिख लीजिए। मंदसौर इंस्क्रिप्शन में इस चीज का उल्लेख है कि रेशम बुनकर मतलब सिल्क वीवर इस क्षेत्र से पलायन कर रहे थे। मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी, ये कहना मुश्किल है, केवल इस आधार पर कि उसमें सोने का सबसे ज्यादा सिक्का का प्रयोग हुआ। देखिए जो जनरल ट्रेड होता है उसमें छोटे छोटे डिनोमिनेशन के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है, जिसका किस समय बहुत अभाव है। किस समय? गुप्त पीरियड में। तो ज्यादातर हिस्टोरियन जो ये मानते हैं, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन है उसकी बात नहीं करें, जो मॉडर्न हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इसमें व्यापार में तेजी से गिरावट आई और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट है। इनफैक्ट गिरावट की प्रक्रिया शुरू हो गई भारत में। हम लोग जो इस तरह से हम लोग तरक्की करते जा रहे थे, अब धीरे धीरे गिरावट की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और ये एक तरह से कह सकते हैं हम लोग डार्क एज में, जिसको मेडावल एज, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, अन्ना युग, डार्क एज क्या कहते हैं, वही काला युग जो भी है। तो काला युग में हम लोग प्रवेश अब करने वाले हैं। अब क्या है ना कि आपको पढ़ाना चाहिए ढंग से अभी गुप्त आर्ट।
लेकिन हम आर्ट सोचे हैं कि सारा आर्ट एक साथ आपको पढ़ाएंगे, बस समझे। तो उससे क्या होगा, आपको एक इवोल्यूशनरी टाइप का कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उससे फायदा होगा क्या, मतलब एग्रीड। तो ऐसे तो हम आपको मॉडर्न आर्ट पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसका उसके बाद वाला जितना चीज है सब एक साथ पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको वो सब नहीं पढ़ाया है, क्या कहते हैं, मथुरा आर्ट, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, गंधार आर्ट, उसके बाद ये स्तूप और चैत्य, सब जगह का कैसे कहाँ क्या परिवर्तन। उसके गुप्त काल में खाली आपको बता दें कि इसमें पहली बार रॉक कट आर्किटेक्चर जो था, जितना भी टेम्पल वगैरह होता था ना, तो कोई पत्थर को काट कर ही बनाते थे हम लोग। तो गुप्त काल में पहली बार स्ट्रक्चरल टेम्पल की शुरुआत हुई। क्या चीज की, स्ट्रक्चरल टेम्पल। जैसे कि अभी जो बनता है मंदिर, तो क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उस तरह का पहली बार गुप्त काल में शुरू हुआ। नहीं तो इसके पहले तक हम लोग जो भी टेम्पल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे तो पहाड़ को काट के बनाते थे, पहाड़ में ही काट कूट दिए, उसको शेप दे दिए मंदिर का। लेकिन अब जो है स्ट्रक्चरल टेम्पल की शुरुआत पहली बार गुप्त काल से शुरू हुई। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिर आर्ट में हम लोग फिर नागर और बेसर और द्रविड़ शैली वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्ट अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन, समझे। चलिए, जय हिंद।